नमस्कार। आज 17 जनवरी 2026 है और हमारे पास आज की सबसे ज़रूरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े काफ़ी सारे नोट्स हैं। बिल्कुल। और अगर आज के हमारे स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है क्या? कि 2026 में तकनीक हर चीज की धुरी बन चुकी है। चाहे वो हमारी सेना की नई रणनीति हो, शहरों की ट्रैफिक संभालती सड़कें हो या फिर कूटनीति का तरीका। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। आज का विश्लेषण सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि ये घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इनके गहरे मायने क्या हैं। हम हर खबर को उसके क्यों और कैसे के साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 17 जनवरी से जुड़े कुछ खास दिनों से। आज एक नहीं बल्कि चार महत्वपूर्ण दिवस हैं। पहला है बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस। हम सब उन्हें अमेरिका के संस्थापक पिताओं में से एक के तौर पर जानते हैं। और यहीं पर आज की हमारी थीम की शुरुआत होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक और आविष्कारक भी थे। अच्छा। और इसी बात से आज का दूसरा दिन जुड़ा है राष्ट्रीय बाल अन्वेषक दिवस। ये दिन फ्रैंकलिन की ही प्रेरणा है, जिन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में तैरने में मदद करने वाले स्विम फ्लिपर्स बना दिए थे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इनोवेशन की कोई उम्र नहीं होती। कमाल है। यानी एक ही व्यक्ति राजनीति और विज्ञान दोनों को जोड़ रहा है। और बाकी के 2 दिन कौन से? बाकी 2 दिन सामाजिक ताने बाने से जुड़े हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय मेंटरिंग दिवस, जो गुरु शिष्य परंपरा या किसी के जीवन में एक मार्गदर्शक के महत्व को बताता है। और चौथा है केबल कार दिवस। केबल कार दिवस? हाँ, जो हमें शहरी परिवहन के एक पुराने लेकिन खूबसूरत माध्यम की याद दिलाता है। परीक्षा के नजरिए से देखें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन विश्व इतिहास का हिस्सा है, जबकि बाल अन्वेषक दिवस वो जीएस मेंस में इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। समझ गया। अब पुरस्कारों की दुनिया में चलते हैं। हाँ। साहित्य और कला के क्षेत्र में कुछ बड़े नामों की घोषणा हुई है। हाँ, सबसे पहले कनाडा से खबर है, जहां राइटर्स ट्रस्ट बोर्ड फेलोशिप 2026 एन मैरी तुर्जा को दी गई है। हाँ। ये $50,000 की एक प्रतिष्ठित फेलोशिप है। ओके। इसके बाद फिनलैंड से फिनिश लिटरेरी अवार्ड्स 2026 की घोषणा हुई है। इसमें 2 मुख्य पुरस्कार हैं। एक है टुपेलियस पुरस्कार, जो टिया मटिला को उनके उपन्यास हुमलन साउंड ट्रैक के लिए मिला है। और दूसरा है अरविंद लाइडेकन पुरस्कार। ये लॉरा अर्टिमो को उनकी किताब अटेन्यूमेन एवितुस के लिए मिला है। और एक खबर अमेरिका से भी है, जिसमें भारतीय मूल के कलाकार भी शामिल हैं। बिल्कुल, ये है यूएसए फेलोशिप 2026, जिसमें 50 कलाकारों को $50,000 का अनुदान दिया गया है। वाह। और गर्व की बात है कि इनमें भारतीय मूल के मयूर सेन और जोहाना हेडवा भी शामिल है। अच्छा। प्रीलिम्स के लिए ये नाम, देश और पुरस्कार सीधे तौर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन मेंस में आप इन्हें सॉफ्ट पावर या कल्चरल डिप्लोमेसी के उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कि कैसे कला और साहित्य देशों की सीमाओं से परे प्रभाव डालते हैं। पुरस्कारों के बाद अब आते हैं किताबों पर। हमारे स्रोतों में 2 ऐसी किताबें हैं जो बिल्कुल अलग दुनिया से आती हैं, लेकिन आज के भारत की 2 सबसे बड़ी चुनौतियों को दर्शाती हैं। ये बहुत दिलचस्प अवलोकन है। पहली किताब है जाने माने लेखक अमिताभ घोष की द क्लाइमेट जस्टिस। हाँ। ये किताब ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण और इसमें विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करती है। ये पर्यावरण यानी GS3 के पेपर के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है और जलवायु न्याय की अवधारणा को गहराई से समझाती है। एक तरफ पर्यावरण पर लिखने वाले अकादमिक लेखक और दूसरी तरफ एक सेवारत सचिव जो तकनीक पर लिख रहे हैं। एस कृष्णन, जो माइटी मेटी के सचिव हैं, उनकी किताब आई है इंडियाज़ टेक रेवोल्यूशन 2.0। जब कोई नीति बनाने वाला खुद लिखता है तो क्या हमें उसे एक नीतिगत दस्तावेज की तरह पढ़ना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, इसे हमें सिर्फ एक किताब की तरह नहीं, बल्कि सरकार की सोच और दिशा के एक प्रतिबिंब की तरह देखना चाहिए। यह किताब भारत के सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और वो आत्मनिर्भर भारत की जमीनी हकीकत पर केंद्रित है। तो इसमें वो इनसाइट्स होंगी जो बाहर से नहीं मिलती। सही कहा। चूंकि इसे एक सेवारत सचिव ने लिखा है, तो इसमें हमें वो पॉलिसी इनसाइट्स या नीतिगत अंतर्दृष्टि मिलती है जो बाहर से नहीं मिल सकती। यह साइंस एंड टेक GS3 के लिए सीधे तौर पर सोने की खान जैसी है।
नीति बनाने वालों की बात हुई है तो अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर भी नजर डाल लेते हैं। देश के कुछ सबसे बड़े पदों पर कौन आसीन है, ये जानना जरूरी है। निश्चित रूप से आज सबसे पहले भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो 24 नवंबर 2025 से इस पद पर है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और प्रमुख नाम हैं, जैसे संतोष कुमार यादव NHAI के अध्यक्ष हैं, यानी देश के हाईवे बनाने की जिम्मेदारी इन पर है। B श्रीनिवास NSG के महानिदेशक हैं, जो हमारी एलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स है। और हाल ही में एक और नियुक्ति हुई है। हाँ, 16 जनवरी 2026 को प्रवीण वशिष्ठ ने केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। इन संस्थाओं के नाम हम अक्सर सुनते हैं, जैसे CVC या FIU-IND, जिसके निदेशक विवेक अग्रवाल हैं। लेकिन अगर आम भाषा में समझना हो तो इनका काम क्या है? चलिए इन्हें सरल बनाते हैं। CVC को आप सरकार का आंतरिक विसल ब्लोअर या वॉचडॉग समझिए, जिसका काम सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर नजर रखना है। ये गवर्नेंस यानी GS2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और FIU-IND? वही FIUIND यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को देश का वित्तीय खुफिया जासूस कह सकते हैं। ये सभी बड़े और संदिग्ध बैंकिंग लेन देन पर नजर रखता है, ताकि काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते को रोका जा सके। ये अर्थव्यवस्था GS3 से जुड़ा है, तो जब भी कोई नई नियुक्ति होती है, वो संस्था अपने आप परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। देश की आंतरिक और वित्तीय सुरक्षा से अब हम सीमाओं की सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। रक्षा क्षेत्र से एक बहुत ही दिलचस्प खबर है। 15 जनवरी 2026 को 78वां सेना दिवस मनाया गया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। हाँ, और ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। इतिहास में पहली बार सेना दिवस की परेड किसी छावनी या कैंटोनमेंट के अंदर नहीं, बल्कि जयपुर की आम सड़कों पर आयोजित की गई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका सीधा उद्देश्य है सेना और नागरिकों के बीच के रिश्ते को और मजबूत करना, सेना को लोगों के करीब लाना। और इसी परेड में एक नई बटालियन का भी प्रदर्शन हुआ। हाँ, भैरव बटालियन। इसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। ये क्या था? देखिए, सुरक्षा कारणों से ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं होती, लेकिन जो हमारे स्रोतों में है उसके अनुसार ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किया गया एक सफल आक्रामक अभियान था, और उसी अभियान की सीख के आधार पर इस नई बेहद आक्रामक लड़ाकू इकाई भैरव बटालियन का गठन किया गया है। इसका पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन यह दिखाता है कि सेना अपनी क्षमताओं को लेकर कितनी आश्वस्त है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को नया सामान्य या न्यू नॉर्मल कहा है। इस शब्द का इस्तेमाल एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। लेकिन क्या इस न्यू नॉर्मल का मतलब ये है कि हम अब पहले से ज्यादा आक्रामक नीति अपना रहे हैं? इसके क्या जोखिम हो सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक प्रश्न है, जो सीधे मेंस GS3 सिक्योरिटी में पूछा जा सकता है। न्यू नॉर्मल का मतलब है कि भारतीय सेना अब केवल रक्षात्मक प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है, मतलब प्रोएक्टिव हो रही है। बिल्कुल। अब वो सक्रिय और आक्रामक अभियानों को अपनी मानक संचालन प्रक्रिया का हिस्सा मान रही है। जहां तक जोखिम की बात है, तो निश्चित रूप से एक आक्रामक मुद्रा तनाव बढ़ा सकती है, लेकिन इसके पीछे की सोच ये है कि मजबूत आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। ये भारत की रक्षा रणनीति में एक बड़े वैचारिक बदलाव का प्रतीक है। सेना की मजबूती की बात तो ठीक है, लेकिन देश की असली ताकत तो उसके स्वस्थ नागरिक हैं, और सरकार ने इसी दिशा में एक नई स्वास्थ्य योजना शुरू की है। बिल्कुल। इस योजना का नाम है परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा, जिसे 14 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, ये विशेष रूप से CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लाभार्थियों के लिए है। दूसरा, ये 10 से 20 लाख रुपए का एक वैकल्पिक कैशलेस कवर देती है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका फोकस आयुष पर है। हाँ, और यही इसकी सबसे खास बात है। इस बीमा में आयुष उपचार यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी 100% कवर हैं। ये सरकार द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मुख्य धारा में लाने और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा की अवधारणाओं को बढ़ावा देने का एक ठोस कदम है। मतलब ये हेल्थ GS2 के लिए अच्छा टॉपिक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देश की सेहत से अब दुनिया के मंच पर भारत की भूमिका की बात करते हैं। 1 जनवरी 2026 से भारत ने एक बड़े वैश्विक समूह की अध्यक्षता संभाली है। जी, भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल ली है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इसका नया लोगो और वेबसाइट भी लॉन्च की है।
लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है इस साल की थीम। क्या है थीम? थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये 4 शब्द लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता सुनने में काफी भारी लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नजरिए से इनका क्या मतलब है? ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति की दिशा है। रेजिलियंस यानी ऐसी क्षमता बनाना कि वैश्विक झटकों जैसे महामारी या आर्थिक संकट को झेल सकें। इनोवेशन यानी तकनीक पर जोर। कोऑपरेशन यानी आपसी सहयोग। और सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों IR GS2 पर उत्तर लिखते समय ये आपके लिए बेहतरीन कीवर्ड्स हैं। और कूटनीति का एक और दिलचस्प रूप देखने को मिला जापान के साथ। जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु भारत आए और क्रिकेट कूटनीति पर जोर दिया गया। लेकिन जापान तो क्रिकेट खेलता नहीं, फिर ये कैसी कूटनीति? यही तो सॉफ्ट पावर का जादू है। क्रिकेट कूटनीति का मतलब ये नहीं कि दोनों देशों के नेता क्रिकेट खेलने लगें। इसका मतलब है कि भारत अपने सबसे लोकप्रिय सांस्कृतिक प्रतीक यानी क्रिकेट का उपयोग संबंधों में गर्मजोशी लाने के लिए कर रहा है। पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए। बिल्कुल, ये लोगों से लोगों के जुड़ाव को बढ़ावा देता है। भारत जापान संबंध वैसे भी इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये पहल उस रणनीतिक रिश्ते में एक सांस्कृतिक गहराई जोड़ती है। कूटनीति और रक्षा के बाद अब सीधे आते हैं उन क्षेत्रों पर जो भारत के भविष्य की रफ्तार तय कर रहे हैं। हमारे स्रोतों में 3 बड़ी छलांगों का जिक्र है: बायो इकोनॉमी, AI और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इन्हें भविष्य की ओर भारत के 3 बड़े कदम कह सकते हैं। पहला कदम है बायो इकोनॉमी। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2024 में जो भारतीय बायो इकोनॉमी $100 बिलियन की थी, वो 2026 की शुरुआत में ही $151 बिलियन हो गई है। ये दिखाता है कि भारत इस सनराइज सेक्टर में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरा कदम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। नोएडा में भारत का पहला AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट ASI स्थापित किया गया है। एक सेफ्टी इंस्टीट्यूट की जरूरत क्यों पड़ी? इसका काम क्या होगा? इसे ऐसे समझिए जैसे कारों के लिए सेफ्टी रेटिंग एजेंसी होती है, वैसे ही AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक सुरक्षा मानक तय करने वाली संस्था होगी। यह सुनिश्चित करेगी कि जो AI तकनीक विकसित हो रही है वो सुरक्षित, नैतिक और भरोसेमंद हो। तो हम सिर्फ यूजर नहीं, लीडर बनना चाहते हैं। सही बात है। ब्रिटेन के बाद भारत का ऐसा संस्थान खोलना ये दिखाता है कि हम AI के विकास में सिर्फ यूजर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार लीडर बनना चाहते हैं। और तीसरा कदम है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 2 हैरान करने वाली खबरें हैं। एक तो ये कि भारत ने 2025 में ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने E20 का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो समय से पहले है। ये ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण GS3 के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे हमारी तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा। और इसी से जुड़ी दूसरी खबर तो और भी कमाल की है। कौन सी? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला AI आधारित ट्रैफिक प्रबंधन सिस्टम लगा है, जो रियल टाइम डेटा का विश्लेषण करके ट्रैफिक को खुद ब खुद मैनेज करेगा। 1 मिनट, लेकिन जो नागपुर वाली खबर है वो तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। भारत की पहली सेल्फ हीलिंग रोड का परीक्षण, एक सड़क जो अपनी दरारें खुद भर लेती है। ये काम कैसे करता है? ये वाकई भविष्य की तकनीक है जो अब हकीकत बन रही है। इस तकनीक में सड़क के डामर में स्टील फाइबर के साथ साथ कुछ खास तरह के छोटे छोटे कैप्सूल्स मिलाए जाते हैं। जब सड़क में कोई दरार आती है तो ये कैप्सूल टूट जाते हैं और उनसे एक खास तरह का केमिकल निकलता है जो दरार को अपने आप भर देता है। अविश्वसनीय है ना? ये स्मार्ट सिटी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर GS3 का बेहतरीन उदाहरण है, जो भविष्य में सड़कों के रखरखाव की लागत और समय को बहुत कम कर देगा। चलिए अब कुछ और विविध लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर नजर डालते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 आ गया है और भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। हाँ, सिंगापुर फिर से शीर्ष पर है। भारत ने 5 पायदानों का सुधार करते हुए 80वां स्थान हासिल किया है। पासपोर्ट की रैंकिंग किसी देश की सॉफ्ट पावर और उसके नागरिकों की वैश्विक गतिशीलता को दर्शाती है। रैंक में ये सुधार एक सकारात्मक संकेत है। और अब हमारे आज के विशेष खंड पर आते हैं, जहां हम एक राज्य की गहराई से पड़ताल करते हैं। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जिसे एप्पल स्टेट यानी सेब का राज्य भी कहा जाता है। और इसे एप्पल स्टेट क्यों कहते हैं, यहीं से इस राज्य की पूरी कहानी जुड़ी है।
हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे बड़े सेब उत्पादकों में से एक है। सेब की खेती यहाँ की बागवानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह अर्थव्यवस्था यहाँ की अनूठी भूगोल और जलवायु की देन है। तो भूगोल ही इसकी पहचान तय करता है। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या खास है? देखिए, इसकी सीमा 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख और 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से लगती है। और एक दिलचस्प तथ्य ये है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से इसकी एक बहुत छोटी न्यूनतम सीमा भी स्पर्श करती है। अच्छा। इसी पहाड़ी भूगोल के कारण यहाँ 2 राजधानियां हैं, गर्मियों में शिमला और सर्दियों में धर्मशाला। यहाँ के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। लोकसभा की 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं। और ये भूगोल इसके पर्यावरण और संस्कृति को भी समृद्ध बनाता होगा। बिल्कुल। इसी भूगोल की वजह से यहाँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके अलावा पिन वैली और खीरगंगा जैसे खूबसूरत नेशनल पार्क भी हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटी है। और वो ट्रेन भी तो है। हाँ, कालका शिमला रेलवे, जो खुद एक यूनेस्को साइट है। जब आप उस पर सफर करते हैं तो आप सिर्फ यात्रा नहीं कर रहे होते, आप इतिहास और प्रकृति से गुजर रहे होते हैं। इस मुश्किल भूगोल के बावजूद हिमाचल ने शासन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। ये भारत का पहला 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य है। ये केंद्र की उज्ज्वला योजना और राज्य की हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के समन्वय से संभव हुआ। केंद्र राज्य सहयोग का बेहतरीन उदाहरण। बिल्कुल। इसी तरह मुश्किल पहाड़ों को काटकर बनाई गई 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल है, जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से पूरे साल जोड़े रखती है। यह इंजीनियरिंग का चमत्कार है। तो ये था 17 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स का एक व्यापक विश्लेषण। नियुक्तियों से लेकर सेल्फ हीलिंग सड़कों तक और एक राज्य के गहन अध्ययन तक हमने काफी कुछ कवर किया। इन सब का सार क्या निकलता है? अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो वही बात साबित होती है जो आपने शुरुआत में कही थी। हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का गहरा एकीकरण। रक्षा में न्यू नॉर्मल के पीछे तकनीक है, शहरी प्रबंधन में एआई ट्रैफिक संभाल रहा है, और सेल्फ हीलिंग रोड्स तो खुद तकनीक का जीता जागता उदाहरण है। सही है। आज की घटनाओं का यही सबसे बड़ा सबक है। और विचार करने के लिए एक अंतिम बात, इन तथ्यों को केवल याद करने के बजाय इन्हें आपस में जोड़कर 2026 में भारत के विकास की बड़ी कहानी को कैसे समझा जा सकता है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर मंथन करना चाहिए।